नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में आज बात करेंगे 24 की लड़ाई अब मंगलसूत्र पर आई। दरअसल देश में इस समय चुनावी सरगर्मियां जोरों पर हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान पर विवाद छिड़ गया है। पीएम मोदी ने चुनावी रैली के दौरान कहा कि ये अर्बन नक्सल वाली सोच के हैं, माताओं बहनों का मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। कांग्रेस का घोषणा पत्र चिंताजनक है। वे माताओं बहनों के सोने का हिसाब करेंगे, उनकी जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को मुसलमानों को बांट देंगे। पीएम मोदी ने कहा कि मनमोहन सिंह की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। दरअसल दिसंबर में 2006 में राष्ट्रीय विकास परिषद की एक बैठक को संबोधित करते हुए मनमोहन सिंह के संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। उन्होंने कहा था, मेरा मानना है कि हमारी सामूहिक प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं। कृषि, सिंचाई और जल संसाधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश और सामान्य बुनियादी ढांचे की आवश्यक सार्वजनिक निवेश आवश्यकताओं के साथ साथ SC/ST, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए जो कार्यक्रम है वो हमारी प्राथमिकताएं हैं। हमें ये सुनिश्चित करने के लिए नई योजनाएं बनानी होंगी कि अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यकों में विकास का फल समान रूप से साझा करने का अधिकार मिले। संसाधनों पर पहला दावा उनका होना चाहिए। मनमोहन सिंह के इस बयान पर विवाद हुआ था, जिस पर पीएमओ ने स्पष्टीकरण जारी कर कहा था कि पीएम ने अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण की बात की है, लेकिन इसे गलत संदर्भ में पेश किया गया। देखिए, पूरा घटनाक्रम 2006 का है, करीब 18 साल हो चुके हैं। अब एक बार फिर उस बयान पर सियासत गर्म है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि मोदी देश को भटकाना चाहते हैं, पर भारत भटकेगा नहीं, सिर्फ मुद्दों पर वोट देगा। ऐसे में चुनाव के समय 18 साल पुराने पीएम मोदी के बयान के क्या मायने हैं, इसी पर चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले सुनाते हैं अल्पसंख्यकों पर मनमोहन सिंह का वो बयान जिसे 18 साल बाद पीएम मोदी ने चुनावी मुद्दा बनाया है। We need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. अब कांग्रेस अर्बन नक्सलों के कब्जे में चली गई है। कांग्रेस अब वामपंथियों के चंगुल में फंसी हुई है। इस बार का कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हरेक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको। देखिए, बहुत सारी बातें हैं। स्टेटमेंट 18 साल पुराना है। हालांकि उस वक्त पीएमओ ने यह स्पष्टीकरण दिया था कि इस तरह की बात जो रखी गई थी वो अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण और उनके लिए रखी गई थी, लेकिन उसको गलत संदर्भ में रखा गया। वो सब भी छोड़िए, सवाल इस बात का भी है कि आज 18 साल बीतने के बाद इस चीज को इस तरह से क्यों लाया जा रहा है, उस बयान के क्या मायने हैं। और सबसे बड़ी बात, यदि आप इतने पुराने मैटर को ला रहे हैं तो क्या मोदी सरकार 10 साल में इन चीजों को नहीं लाई, तब ये बातें नहीं उठी हैं, इतने इलेक्शन हमारे सामने निकल गए। तो आज इस मुद्दे का, इस बयान का, इस वार पलटवार का क्या बहुत ज्यादा कोई सियासी प्रभाव पड़ेगा? इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए मीडिया पैनलिस्ट हैं श्याम झा। श्याम जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे पुनीत जांगू। पुनीत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले श्याम जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? नमस्कार। हाँ श्याम जी, मैं बस एक छोटा सा सवाल सबसे पहले करना चाहती हूँ। ये जो बात निकली है हिंदू मुस्लिम की, अल्पसंख्यकों की, और एक 18 साल पुरानी ये बात है, उसको लेके बहुत सारा पीएम मोदी ने जो कुछ भी कहा
उस बयान के क्या मायने इस वक्त पे निकाला जाए, क्योंकि बहुत लंबा वक्त हो गया इस चीज को, आज के इलेक्शन में इसको कहां से कनेक्ट करने की कोशिश है? मतलब सीधा सीधा क्वेश्चन ये है कि इस बयान के मायने क्या है? देखिए राखी जी, जिस प्रकार से कांग्रेस का जो तुष्टीकरण की जो राजनीति है, पिछले 70 साल में भी कांग्रेस तुष्टीकरण से उबर नहीं पाई है, जबकि कांग्रेस बिल्कुल हाशिए पे पहुंच गई, लेकिन आज भी तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस ने अपनी बरकरार रखी है। आप चाहे राज्य में देख लीजिए, चाहे केंद्र में देख लीजिए, आप मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, उन्होंने जिस प्रकार से किया है कि पर्सनल लॉ बोर्ड बनाएंगे, वादा किया है जिस प्रकार से, तो एक देश एक कानून की हम बात करते हैं, ये कहते हैं कि मुस्लिमों के लिए अलग कानून होना चाहिए, तो ये फर्क है। और जिस प्रकार से हम बात करें राजस्थान में, जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने शोभा यात्राओं पे प्रतिबंध लगाया, हिंदुओं की शोभा यात्राओं पे पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया, और वहीं कोटा में प्रतिबंधित संगठन को जुलूस निकालने का परमिशन लिया। तो ये कहाँ क्या भेदभाव किस प्रकार से एक ही देश में, जहाँ बहुसंख्यक शोभा यात्रा नहीं निकाल सकता, उनके रामनवमी के जुलूस में पथराव की शिकायतें आती है, उनपे लाठी चार्ज किए जाते हैं, और वहीं जहाँ मुस्लिम प्रतिबंधित संगठन अपना जुलूस निकालता है तो परमिशन तक दे दी जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि इस देश में ये क्या करना चाहते हैं, और इनकी जो तुष्टीकरण की जो सीमा है, पराकाष्ठा है, वो क्या है, वो एक समझने की बात है। ठीक है, चलिए पुनीत जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? जी बिल्कुल। पुनीत जी, एक बात, हाँ आपकी आवाज आ रही है मुझ तक। एक बात निकल कर आई, तुष्टीकरण की राजनीति करती है कांग्रेस। देखिए, पहले तो ये बहुत जगत जाहिर था कि एक मुस्लिम वोट बैंक जो होता है वो हमेशा कांग्रेस के खाते में गया है। ये मैं बहुत स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ। मुझे लगता है आज का समय बदला है। वैसे भी देखा जाए काफी बदलाव देखने को मिले हैं, जनता बहुत जागरूक हुई है, मुद्दों में भी आप देखिए तो बहुत सारी चीजें हैं, कुछ मुद्दे बहुत सिमिलर होते हैं, लेकिन अब बात कहते हैं ना कि पॉइंट टू पॉइंट होने लगी है। अब वो सारी बातों में कोई नहीं जाता। बार बार यदि हिंदू मुस्लिम करेंगे, सारी चीजें करेंगे, तो उससे बहुत ज्यादा कोई फायदा मिलने वाला नहीं है, और ना ही जनता इस चीज में कहीं भी बीच में उलझने वाली है। लेकिन इस बयान को जिस तरीके से रखा गया, खास तौर पे मुझे उनके स्टेटमेंट में एक बात लगी है कि कांग्रेस की सरकार यदि आती है या गठबंधन की सरकार आती है तो सर्वे होगा, और फिर माताओं बहनों का जो सोना है उसकी जानकारी होगी, उनका मंगलसूत्र होगा, क्या माताओं बहनों का मंगलसूत्र छीना जाए, ये सारी संपत्ति मुसलमानों को बांट दी जाएगी, क्योंकि मनमोहन सिंह का स्टेटमेंट। तो देखिए, ये बातें इस वक्त पे रखने के बहुत अजीब मुझे लग रहा है, और घूम फिर के वही एक परसेप्शन बनाने की शायद कोशिश है कि कांग्रेस जो है तुष्टीकरण की राजनीति करती है। क्या आपका मत है इसके लिए? धन्यवाद सबसे पहले तो मैं आपको देना चाहूंगा। दूसरा, आप इस विषय पर वापस लौट आई, क्योंकि वो डिबेट को कहीं और ले गए थे। मैंने मोदी जी पहले भी पढ़ लिया था मैंने घोषणा पत्र, लेकिन मोदी जी के भाषण के बाद मैंने हिंदी का ये घोषणा पत्र फिर पढ़ा ढंग से। मुझे समझ में नहीं आया कि मोदी जी ने जो बात कही है, आपका मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, सोना छीन लिया जाएगा, ये इसमें कहाँ लिखा है। फिर मैंने सोचा शायद मोदी जी ने अंग्रेजी का पढ़ा हो, तो मैंने अंग्रेजी वाला प्रिंट लिया आज। अंग्रेजी वाले में भी इसका कोई संदर्भ नहीं था। अब विषय यह है कि मोदी जी को आखिर ये कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी। पहले तो मैं घोषणा पत्र की बात बता दूं, इसमें आर्थिक सर्वेक्षण की बात, सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण की बात है, और सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण की आवश्यकता क्या है। सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण के जरिए हम ये स्थितियां जानते हैं कि आम व्यक्ति के सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है, वो योजनाएं बनाने में, नए कार्यक्रम बनाने में उनकी आवश्यकता पड़ती है। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी कई बार सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण अलग अलग स्तर पे हुए हैं। अब जब भी आपको योजना बनाते हैं तो उसका मालूम तो चलना चाहिए कि जो बेनिफिशियरी है उसकी आवश्यकता क्या है। तो ये जरूर इस मैनिफेस्टो में दिया हुआ है। किसी का मंगलसूत्र छीनने की बात इसमें नहीं कही है, किसी का सोना उठा के छीन के किसी दूसरे को देने की बात इसमें नहीं की गई है। जो बात की गई है वो तो ये जो मैंने आपको बता दी। अब मोदी जी जिस भाषण को तोड़ मरोड़ के हर बार 2006 के उस भाषण को आज 18 साल बाद उपयोग कर रहे हैं, क्या आवश्यकता आन पड़ी उनको? आवश्यकता आन पड़ी, जो पहला चरण है उसने इनके रोंगटे खड़े कर दिए हैं, और इनको कुछ ना कुछ महसूस हो चुका है कि अब अपने पुरानी उस परिस्थिति में आना पड़ेगा। मैं इस देश की जनता का धन्यवाद दूंगा, आप मीडिया का भी धन्यवाद दूंगा कि इस विषय को आप भी बड़ा नकारात्मक रूप से लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और सबको ये महसूस हो रहा है कि इस वक्त मोदी जी को ये भाषण देने की आवश्यकता क्या पड़ी। मनमोहन सिंह जी ने वही बात कही थी जो आज इस हमारे घोषणा पत्र में लिखी है। मनमोहन सिंह जी ने ये जब बात कही थी तो उन्होंने शुरू जो किया था अपना स्पीच में, जो इस विषय पर बातचीत शुरू की थी, सबसे पहले दलितों से, एससी और एसटी से शुरू की थी, फिर ओबीसी पर आए थे, फिर उन्होंने अलग अलग संदर्भ में कहते हुए मुस्लिम्स की, बच्चों की, महिलाओं की बात की थी। इन वर्गों को लाभ पहुंचे, ये वर्ग
सशक्तिकरण हो और इन सभी वर्गों का संसाधनों पे पहला अधिकार हो, ये बात एक टोटलिटी में थी। लेकिन इन्होंने, मोदी जी ने अपनी बात को वहां से घुमाना शुरू किया, इस कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर आ गए। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसी कोई चीज नहीं है। मैं मेरे साथी जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, मैं इनसे निवेदन करूंगा, आप भी एक बार पढ़ के मुझे बता दो दे कौन से पॉइंट में लिखा है। अगर मैं की अज्ञानता में हूं तो मेरे को भी तो जानकारी मालूम होनी चाहिए कि मेरी पार्टी ने ऐसे क्या गलत कर दिया है, ताकि मैं भी मेरे पार्टी प्लेटफॉर्म पे इस चीज को उठाऊं। लेकिन ऐसा मुझे तो कहीं नजर नहीं आया। आज जो पहले फेज का जो मतदान हुआ है, उसके बाद इनके 400 पार के नारे की हवा निकल गई है। ये डर है मोदी जी का, जो इस परिस्थिति में वापस उसी मोड में आ गए जिसमें वो 2013 से पहले हुआ करते थे। आज उनको समझ में आ गया है कि जिस जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के जो सपने को जी रहे थे, वो सपना कहीं ना कहीं चकनाचूर होता जा रहा है। 400 पार बहुत दूर की बात है, 200 पार भी इस बार मुश्किल हो जाएगा। आम जनता चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी उस जनता के साथ खड़ी है, मजबूती से खड़ी है और चुनाव बहुत अच्छा हो रहा है। इसके अलावा मैं इनको ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। अच्छा, एक छोटा सा सवाल पुनीत जी आपसे ही है, और इसलिए क्योंकि एक जो कहते हैं ना कि कोई भी एक बयान आया, देखिए इलेक्शन है, कौन सी चीज कहां पे हिट कर जाएगी। मैं मानती हूं जनता बहुत जागरूक है, लेकिन कभी कभी कुछ बात, कुछ परसेप्शन काम कर जाते हैं, पता नहीं कौन सी चीज कहां किसको हिट कर जाए। जैसे कि एक शक्ति वाला एक एग्जाम्पल दूंगी, राहुल गांधी ने एक शक्ति वाली बात बोली थी, तो हिंदू धर्म में शक्ति उन्होंने बोल दिया था, उसको मोदी जी ने किस तरीके से बोला और कितना ज्यादा उसको चीजों को स्प्रेड किया, वो हमारे और आपके सामने है। मतलब कितनी बहस हुई उस पर। ऐसे ही आज ये जो सोना ले लेंगे, सर्वे कराएंगे, माताओं बहनों का मंगलसूत्र भी ले लेंगे और वो सारी संपत्ति को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे मुस्लिम्स में। अब मुस्लिम्स एक हो गए, लेकिन माताओं बहनों का मंगलसूत्र, आप इस पर्टिकुलर बात का मतलब समझ रहे हैं? ये जनता तक स्प्रेड कर देना जाना, इसके बहुत सारे मायने हैं। अब वो किस चीज को लेके कैसे हिट कर जाए, तो आपको लगता है इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा जो डालने की कोशिश की गई? मैम, अभी ये जो मैंने आपको, ये तो डराने की इनकी परिस्थिति रहती है। ये एक्चुअली हिंदुओं को इतना खतरा नहीं है जितना मोदी जी बताते हैं। कभी खतरा नहीं रहा है। हिंदू आज की तारीख में मेरे ख्याल में इतने सशक्त अपने इतिहास में कभी नहीं रहे होंगे जितने पिछले लोकतंत्र का जब हम शुरुआत देखते हैं उसके बाद हुए हैं। क्योंकि हमारा देश एकमात्र ऐसा देश है पूरी दुनिया का जिसने, जब लोकतंत्र शुरू हुआ तो महिलाओं को भी बराबरी में वोटिंग का अधिकार दिया। एक नए लोकतंत्र में आपको ऐसा उदाहरण 1947 से पहले शायद नहीं मिलेगा। कई देशों ने पुरुषों को अधिकार दिए, वेस्टर्न कंट्रीज ने, यूरोपियन कंट्रीज ने महिलाओं को पहले दिन से वोटिंग का अधिकार नहीं दिया। तो जब जवाहरलाल नेहरू जी की जिस सोच के साथ इस राष्ट्र का निर्माण हुआ है, तो आप निश्चिंत रहिए, कोई जाति यहाँ, कोई धर्म खतरे में नहीं है। खतरे में तो सिर्फ ये बातों में लाते हैं। और इसी तरीके से हमारे देश की महिलाओं को डराना चाहते हैं कि तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। बताइए आप, कैसी हल्की बात है ये। एक देश का प्रधानमंत्री इस तरह की बातें कहता है। अभी मैं यहाँ सांचौर बैठा हूँ, भीनमाल कल हुआ है, कल वो एक ही चीज कहते रहे, वोट डालने जरूर जाना, वोट डालने जरूर जाना। ये सारी बातें, मतलब उनकी यही था कि नाश्ता जलपान बाद में करना, भोजन वोट पहले कर देना। कुछ दिन पहले वो बाड़मेर आए थे, बाड़मेर में आए, और वो बाबा रामदेव जो है बाड़मेर के कश्मीर में पैदा हुए, तो उनका रिश्ता जम्मू कश्मीर से जोड़ के चले गए। और बाड़मेर में उनकी कितनी फजीयत हुई आपको आइडिया नहीं होगा। वो कहने लगे कि भाई आप, हमारा कश्मीर से क्या लेना देना, कश्मीर तो बाबा रामदेव हमारे जो कश्मीर में पैदा हुए थे। और वहां सारे लोग हंस रहे थे कि वो बाड़मेर के उंडू कश्मीर में पैदा हुए थे। तो ऐसी परिस्थितियां, जो ज्यादा लफाजियां करता है वो इसी तरह की बेवकूफियां भी करता है। लेकिन प्रधानमंत्री पद पर बैठा है व्यक्ति अगर ऐसी हल्की बातें करेगा, तो मुझे लगता है कि किसी को आवश्यकता ही नहीं इनको गाली देने के लिए, खुद ही अपने आप को गाली दे रहे हैं। ठीक है। और ऐसी बातें करके महिलाओं को डरा रहे हैं। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा और श्याम जी से भी निवेदन करूंगा, कोई एक ऐसा क्लॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बता दे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इनसे समय भी मांगा कि भाई बताओ, हमने ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या, इसमें घोषणा पत्र में क्या लिख दिया है जो आप इतनी बातें कह रहे हैं। श्याम जी, यहीं से शुरू करते हैं और इसी का जवाब से शुरू करते हैं कि पर्टिकुलर ऐसी कौन सी बात है जो कांग्रेस के घोषणा पत्र को चिंताजनक बता दिया पीएम मोदी ने? क्योंकि घोषणा पत्र आए हुए लंबा समय हो चुका है, उन मुद्दों को लेके कांग्रेस भी चुनावी मैदान में है, आप अपने संकल्प पत्र को लेकर हैं, लेकिन अब उसे चिंताजनक बताना निश्चित तौर पर यह सवाल जायज है उनका भी। और ये जो कनेक्शन किया 18 साल पहले से, तो ये इस बीच में आना तो निश्चित तौर पर सवाल खड़े कर रहा है। सवालों का जवाब देता हूं और जो हमारे सामान्य गेस्ट हैं कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उनके सवालों का भी जवाब देता हूं। शुरुआत करता हूं मैं कि इन्होंने कहा कि ऐसा क्या हो गया जब कश्मीर से हिंदुओं को निकाला गया रातों रात
आप बात करते हैं महिलाओं के लिए, क्या क्या नहीं लूटा महिलाओं का। आप मंगलसूत्र छोड़िए, आबरू तक लूटी महिलाओं की। आप किस तरह की बात करते हैं, कहाँ सोए रहते हैं, अपना ज्ञानवर्धन करिए। दूसरी बात, जो ये कहते हैं जो संपत्ति जब भारत देश का विभाजन हुआ उस समय जो हिंदू यहाँ से पलायन वहां से होकर के आए पाकिस्तान से, और यहाँ से जो मुस्लिम पलायन करके गए, तो जो मुस्लिम पलायन करके गए उनकी जमीनें उनकी संपत्ति सारा वक्फ बोर्ड में गया, और वहां से जो हिंदू आया वो भी मुसलमानों के हक में गया पाकिस्तान में। तो हिंदुओं का तो यहाँ जो छोड़ के जाना आना उनका हिंदुओं के हाथ में क्या आया, संपत्ति तो वक्फ बोर्ड में गई। और जो इन्होंने कहा कि मुस्लिमों के लिए हम अलग जो कानून है, इन्होंने अभी आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि घोषणा पत्र में मुस्लिमों के लिए जो लॉ बोर्ड है उसकी सिफारिश इन्होंने जो की है कि लॉ बोर्ड अलग से बनेगा। देखिए, एक देश एक कानून की बात करते हैं और इस देश में वही होगा, एक देश एक कानून ही चलेगा। ये अलग से कानून नहीं चलेगा कि मुस्लिमों के लिए हम अलग से कानून बनाएंगे। ये सिफारिश आप कितना भी कर लीजिए, ये चलने वाला नहीं है इस देश में। इस देश में एक देश एक कानून पर ही चलेगा। ये देश संविधान एक है, कानून भी एक ही होगा। और दूसरी बात, इन्होंने मेरी उस बात का जवाब नहीं दिया कि राजस्थान में किस प्रकार से इन्होंने प्रतिबंध लगाया कांग्रेस सरकार ने जो हिंदुओं की शोभा यात्रा पे, और कोटा में किस तरह से वहां पे परमिशन दे दी गई प्रतिबंधित संगठन को, उसका जवाब नहीं दे पाए। ये खुद की बातें गोल कर जाते हैं और सवाल उठाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ठीक है। इन्होंने घोषणा पत्र में ये दिया कि मुस्लिमों के लिए अलग से आरक्षण की बात की है खेल में। आप ये बताइए, खेल में जो योग्य होगा वो जाएगा या उसमें भी आरक्षण ये घुसाना चाहते हैं? चाहते क्या है ये? और आज क्या दिक्कत है? क्या क्रिकेट में मुसलमान नहीं है या किसी अन्य खेल में मुसलमान नहीं है? जो योग्य है सभी जगह है और उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, वो आराम से खेल रहे हैं, अपनी प्रतिभा का जो दिखावा है वो कर रहे हैं पूरी तरह से, और देश के लिए मेडल जीत के ला रहे हैं। क्या इतने मेडल कभी आए पहले जितने अभी आ रहे? तो ये उस पर राजनीति करके खेल नहीं चलेगा, खेल प्रतिभा से ही चलेगा। आप हर चीज में आरक्षण घुसाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि ऐसा क्या है उसमें। अरे भैया, ध्यान से चश्मा आप अपना नंबर चेंज करा करके पढ़िए अपने उसको घोषणा पत्र को, तब आपको दिखेगा ठीक से। और जो कांग्रेस की करतूत रही है कांग्रेस की राजस्थान सरकार की, वो भी आप थोड़ा सा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हिंदू शोभा यात्राओं पर प्रतिबंध क्यों लगाया गहलोत सरकार ने। चलिए उसका जवाब श्याम जी, ठीक है, मैं थोड़ा सा मुद्दे को डाइवर्ट करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी, थोड़ा सा लेकिन 2-3 पॉइंट आया। जहां तक खेल की बात आई, जहां तक मेडल की बात आई, तो हाँ, गौरव बढ़ा हमारे देश का, लेकिन हमारे खिलाड़ी अपमानित भी हुए। अब मैं उस पर डीप में नहीं जाऊंगी, ये आप सब बहुत बेहतर समझदार हैं। जहां तक महिलाओं की बात हुई और आबरू लूटी गई आपने कहा, तो मणिपुर भी हमारे साथ एक जीता जाता एग्जाम्पल हाल ही का है। तो हम इन सब चीजों में ना जाएं। विषय मैंने आज ये उठाया कि इस तरह की बातों को रखने का क्या मायना है। आप कह रहे हैं एक देश एक कानून, तो आज यदि सबका साथ सबका विकास भी आप लोग करते हैं तो फिर इस तरह की बात या इस तरह के स्टेटमेंट नहीं होने चाहिए ना। कांग्रेस को यदि सिर्फ हम ये कह के बोल दें कि आप सारे वोट बैंक मुस्लिम के ही मिलते हैं या वैसे ही कर देंगे या उनका ही हित साध रहे हैं, क्या ये सही होगा? क्योंकि आज कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है या कांग्रेस जिन पॉइंट्स के साथ है, वो भी तो गरीबी की बात कर रही है, वो भी रोजगार की बात कर रही है, वो भी भ्रष्टाचार मुक्त बात कर रही है, वो भी लोकतंत्र को बचाने की बात कर रही है। हम मुस्लिमों का ही विकास करेंगे ऐसा कुछ मुझे तो नहीं पता, उन्होंने यदि बोला है तो मेरे नॉलेज में तो नहीं है। तो हम क्यों सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं? मेरा पॉइंट ये है। नहीं, देखिए राखी जी, 2 चीजें इसमें। जो घोषणा पत्र है उसमें इन्होंने स्पष्ट किया है, ये घोषणा पत्र में दिखाए उसमें ये पॉइंटेड है। और दूसरी बात, राहुल गांधी जब वायनाड से चुनाव लड़े, इस बार वो कांग्रेस का झंडा तक नहीं फहरा पाए। क्योंकि उसमें तिरंगा है, इस वजह से। और पहले वायनाड में राहुल गांधी की रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगे हैं और पाकिस्तान के झंडे भी फहराए गए हैं। और एक कंटिन्यू केवल तुष्टीकरण की राजनीति, राजस्थान का भी मैंने उदाहरण दिया, तो कांग्रेस तुष्टीकरण से कब उभर पाएगी? हम कह रहे हैं कांग्रेस नहीं, मतलब मैं थोड़ा सा इस चीज को नहीं समझ पाई। श्याम जी प्लीज थोड़ा सा क्लियर करिएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता वायनाड में तिरंगा नहीं, झंडा नहीं लहरा पाए क्योंकि तिरंगा है उसमें, मैं नहीं समझी। 1 मिनट पुनीत जी, मैं क्लियर तो करूं पहले उनसे। मैं ज्यादा क्लियर कर दूंगा। नामांकन में का अगर आपके पास विजुअल हो आप दिखाइए, उसमें नामांकन के विजुअल में आपको तिरंगा, कांग्रेस तिरंगा नहीं दिखेगा। अगर आपके पास विजुअल उपलब्ध है तो आप दिखाइए।
अच्छा, दूसरी बात, 1 मिनट, हाँ। राम मंदिर को लेकर के कांग्रेस पार्टी के हमेशा जो वकील थे, राम मंदिर कैसे ना बने उसके लिए हमेशा खड़े होते थे सुप्रीम कोर्ट में। राम मंदिर का निमंत्रण इन्होंने ठुकराया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि पर्टिकुलर एक जाति विशेष के लिए ये लोग काम करना चाहते हैं। अगर ये राम मंदिर बनाते, मैं आपके चैनल के सामने बोल रहा हूँ, आपके दर्शकों के सामने बोल रहा हूँ, अगर ये राम मंदिर बनाते तो मैं इनकी भी जय जयकार करता। नहीं, वो सिर्फ निमंत्रण में नहीं गए, लेकिन शुरुआत वहीं से हुई थी। श्याम जी, हमको ये भी देखना पड़ेगा, राम मंदिर की शुरुआत कहां से हुई थी। ये अच्छी बात है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सारी चीजें हुई हैं, बढ़ी हैं, कोर्ट का फैसला था, मानते हैं, लेकिन ये भी तो नहीं, ठीक है, वो नहीं आए प्राण प्रतिष्ठा में, वो उनका व्यक्तिगत मैटर है, मैं उसमें नहीं जाऊंगी, लेकिन ये कह देंगे कि इन्होंने उसको बनवाया ही नहीं, तो शुरुआत तो इन्होंने की थी, अब नहीं करा पाए सक्सेस, वो एक अलग बात है। नहीं, शुरुआत कैसे है आप एक बार बताइए ना मुझे। ताला खुलाने की अगर आप बात करेंगे तो कोर्ट के आदेश की वजह से ताला खुला था। तो सर, राम मंदिर बनाने का निर्णय भी तो कोर्ट का ही था। हाँ बिल्कुल, कोर्ट का ही निर्णय था, लेकिन राम मंदिर के निमंत्रण में इन्होंने राम मंदिर का निमंत्रण। चलिए श्याम जी, हम राम मंदिर पे ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि मेरा वो विषय नहीं है और मैं नहीं चाहती प्रभु श्री राम को हम इस इलेक्शन में बीच में यहाँ लाएं। प्लीज, मैं तो बिल्कुल उस पक्ष में नहीं हूँ, ठीक है, तो हम उसको बहुत ज्यादा नहीं खींच रहे। पुनीत जी कुछ कह रहे थे, बता दीजिएगा। और वो थोड़ा तिरंगा फहराने वाला मैं समझी नहीं, वो मुझे थोड़ा क्लियर आउट करिए। मैम, क्लियर आउट ये है, परिस्थिति इस वक्त ये है कि यदि आप इनका अभी इनसे नाम भी पूछ लेंगी तो ये तुष्टीकरण मुस्लिम वगैरह बात कहेंगे। ये अपना नाम बताने, इनका एजेंडा सेट है यहाँ पे। ये आपने जो विषय मुझे दिया था उससे तो बिल्कुल ही हट चुके हैं, और बस 2-3 चीजों पे अब इन्होंने, मैं आपसे माफी चाहूंगा कि मुझे इनके कुछ सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। एक, इन्होंने कहा एक देश एक कानून, उत्तराखंड ने वो लागू कर दिया है। क्या ये जवाबदारी लेते हैं कि सभी के लिए लागू है वो समान रूप से? आदिवासियों पे कानून नहीं लग रहा है यूसीसी, तो आदिवासी हिंदू नहीं है क्या, या वो इस देश के नागरिक नहीं है क्या? आपको मालूम, इनको शायद मालूम नहीं है कि आदिवासियों के भी अपने पर्सनल लॉज है जो एक्सेप्टेबल हैं। आदिवासी भी 2, 3, 4 शादियां कर सकता है, ठीक है ना, और उत्तराखंड का वो कानून आदिवासियों पे लागू नहीं होता है। तो एक देश एक कानून का मतलब या तो आदिवासी इस देश के नागरिक नहीं है, या इस देश के अंदर वो कोई दूसरी हैसियत से रह रहे हैं। तो ये तो संभव नहीं है श्याम जी, चाहे आप कोशिश कर ले, चाहे मोदी जी कोशिश कर ले। जिस दिन आपने कानून लागू कर दिया तो सबसे पहले आदिवासी आपसे बढ़ जाएंगे, मुसलमान तो बात दूर की बात है। दूसरी, इन्होंने कश्मीर की बात कही। जब वो कश्मीर का नरसंहार हुआ था उस वक्त केंद्र में आपके नेतृत्व की सरकार थी, वीपी सिंह जी के समय में। वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे और आपने उस सरकार को समर्थन दिया हुआ था, तो ये फालतू की बात मत कीजिए। तीसरी बात, जम्मू में किसकी सरकार थी? जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार थी वो भी बताइए। रामायण जब भारतीय टेलीविजन पे चलता था तब हिंदू और मुसलमान उसको साथ बैठकर देखते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि हिंदू और मुसलमानों के मन में ये नफरत का बीज पैदा क्यों करना पड़ा इन्हें? कितने साल रामायण चला है? मेरी उम्र के लोगों ने रामायण देखा और आसपास बैठकर देखा, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, सड़कें खाली हो जाती थी। क्यों होती थी? वो किसका शासन था? अगर हम ऐसी कोई तुष्टीकरण की बात करते या हम धर्म के खिलाफ कोई जाने की बात करते तो रामायण का टीवी चैनल पे चलता, वो भी राष्ट्रीय टीवी चैनल, जब एक ही हुआ करता था, दूरदर्शन। मैडम, आपने या तो इनको टॉपिक दिया नहीं आज का डिस्कशन का। मैं इस टॉपिक से दूर हटना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरीवश मुझे हटना पड़ा। नहीं, ठीक है, कोई बात है, ना? कोई सवाल है तो उसका जवाब बिल्कुल आता है। जो आपने शोभा यात्रा बता दीजिए, रामायण जब टीवी पे चला तो सरकारी चैनल था और उस वक्त राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। बताइए रामायण कैसे चल गया? श्याम जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। मैं कह रहा था सारे जवाब दिए। राजस्थान में जो शोभा यात्रा प्रतिबंधित किया उसका जवाब नहीं दे पा रहे। आपको सारे जवाब ही चाहिए? आपको मेरे जवाब, मैंने आपको कुछ जवाब दे दिया, आप कोई तो जवाब दो मेरा भी। शोभा यात्रा पे कोई प्रतिबंध नहीं लगा, ये भी सुन लीजिए आप। किसी प्रकार की शोभा यात्रा पे कोई प्रतिबंध नहीं लगा। किसी ने रूट चेंज करने की बात हुई होगी तो होगी। बाकी मेरी नॉलेज में नहीं है। चैनल पे बैठ के झूठ मत बोलिए, या तो ये बोल दीजिए आपके जानकारी नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन अगर आप चैनल पे बैठ के झूठ बोलेंगे तो गलत बात है। आप तो बोल ही झूठ रहे हैं, मैं तो झूठ बोल ही नहीं रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं मुझे बताइए, नोटिस दीजिए कौन सा है, आप मुझे यहाँ बता दीजिए, मैं भी फोन पे कंफर्म कर लूंगा। मेरे को समय नहीं लगेगा कि ये वाला है, ये वाला इस जगह आपने लिखित में सरकार के आदेश निकले हुए हैं उस समय शोभा यात्रा रोक लगाने के आदेश है। तो इसको देखिए, मुझे लगता है सिर्फ एक चीज को टारगेट ना करें ना। यदि कोई चीज हो गई तो ठीक है, लेकिन हम 18 साल वाली चीजों को भी आज क्यों लेकर आ रहे हैं, ये भी तो अपने आप में बड़ा सवाल है। इनको कोई आदेश दिखाने तो दीजिए, इनके पास कोई आदेश ही नहीं होगा। अभी आप इनको बोलेंगे दिखा नहीं पाएंगे। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, राजनीति में चीजें तो निकल के आती है। जिस प्रकार से हिंदुओं के साथ कुठाराघात किया कांग्रेस ने, और हमेशा एक तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए विशेष वर्ग को इन्होंने फायदा पहुंचाने की बात की और उनके लिए हमेशा हित साधने की बात की, एक वोट बैंक बनाने के लिए। तो ये बातें तो उठेंगी,
14 साल वाली भी उठेगी, 18 साल वाली भी उठेगी और 50 साल वाली भी उठेगी। क्योंकि हमेशा कांग्रेस का एक सिद्ध वो रहा है कि कैसे भी करके वोट बैंक साधने के लिए वर्ग विशेष के साथ तुष्टीकरण की राजनीति करना। नहीं, तुष्टीकरण तो हमने सुना बहुत सारे इलेक्शन में, लेकिन ये वाला पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट 18 साल पहले वाला पूर्व पीएम मनमोहन जी का जिसको बखान किया गया है, अब जो कहा जा रहा है कि मुस्लिमों को संपत्ति बांट देंगे, तो मतलब आप समझ रहे हैं इस तरह का मैसेज पब्लिक डोमेन में अच्छा नहीं होता। हालांकि हमें सबसे अच्छी बात है कि हमारे देश की जनता बहुत समझदार है, तो कम से कम उस चीज को समझेगी। राखी जी, मनमोहन सिंह जी वाला आपने चलाया भी था। मनमोहन सिंह जी का स्टेटमेंट था कि इस देश की संपत्ति पहले मुसलमानों की है, बाद में किसी और की। इसका मतलब क्या? ये गलत कहना क्या चाहते हैं? ये गलत कह रहा है। कलेक्टिव स्टेटमेंट था जिसमें दलितों से शुरू होकर महिलाओं, मुस्लिम महिलाओं, बच्चों तक गया वो स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या? ये बात सच है, उन्होंने सिर्फ एक चीज नहीं बोली, उन्होंने कहा ये चीज, लेकिन सारी चीजों को उन्होंने एक उसमें क्रम में रखा था कि पहले ये ले, और इस वर्ग के आरक्षण को लेकर उन्होंने निश्चित तौर पर ये बात बोली थी। इस चीज को मानती हूँ क्योंकि मैंने सुना, लेकिन सिर्फ पर्टिकुलर उनके लिए नहीं था, उसमें एक पूरा क्राइटेरिया बना था कि ये लोग हैं जो हमारी प्राथमिकताओं के कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये बात सच है। तो अब ठीक है, देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि आज के विषय, आज के मुद्दे, आज की जनरेशन, 18 साल बाद हमारे देश का कितना डेवलपमेंट और बदलाव हुआ, उस दिशा में हम जाएं, पुरानी चीजों को ना निकालें। पुरानी चीजों को निकालेंगे तो फिर आगे कैसे हमारी ग्रोथ होगी, ये देखने की भी तो जरूरत है। खैर, ठीक है, समय हो गया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए, एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, 24 की लड़ाई मंगलसूत्र पर आई, और वो इसलिए क्योंकि अब मंगलसूत्र जैसी बातों को रखकर भी न जाने किस तरह के परसेप्शन बनाने की कोशिश है, लेकिन जो आप अपने संकल्प पत्र और न्याय पत्र में लाए हैं, जो मुद्दे जनता के लिए लाए हैं, उस पर बात कीजिए, उसके लिए कुछ रखिए, ताकि आपको जनता अच्छा वोट दे। पहला चरण हो गया, दूसरे की तैयारी है, तभी तो विजयी होंगे। अब ये इतनी पुरानी बातों को निकाल के हिंदू मुस्लिम करेंगे और ये सारी चीजें करेंगे, मुझे नहीं लगता इसका कोई बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।